हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्ज़ाम प्रेप। आज यहाँ पे हम सेकंड टेस्ट सीरीज़ जो है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी ने सेकंड टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले वाले टेस्ट को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ये टेस्ट सीरीज़ मैं आपको फिर बता दूँ, सिर्फ आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये आपके लिए एज ए रैपिड रिवीजन काम करती हैं। कुछ बातें यहाँ पे मैं शुरू में आप सभी से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा जो इस टेस्ट के लिए आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ये है कि आप सभी को पूरे लॉयल्टी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आपकी अपनी लॉयल्टी ही आपको आपकी कामयाबी तक पहुँचाएगी। बिकॉज आप यहाँ पे एक लाइन पढ़ रहे होंगे, नीचे लिखा है यू हैव कम वेरी क्लोज टू योर ड्रीम, और ये आपको डिसाइड करना है क्या ये रियलिटी है या सिर्फ ये बातें ही हैं या सिर्फ ये ऐसे कहने के लिए ही है। तो आप सभी को आज के टेस्ट के अंदर लॉयल्टी रखनी है। दूसरा, मैं आप सभी को ये दावा करता हूँ, अगर आप चाहते हैं या सोचते हैं या आपने ये माइंड के अंदर ये बैठा के रखा होगा कि ये लेक्चर्स आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है, मैं आप सभी को ये दावा करता हूँ कि एक बार इस लेक्चर को आप अटेम्प्ट करके देखें, इस लेक्चर को आप देखें मीन्स पूरा देखें, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें, पूरे टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करें। अगर आपको सिर्फ इस सेक्शनल सेकंड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर से 500 से ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चंस और सभी वो लाइंस ऐड करी गई हैं, हर एक लाइन इस टेस्ट के अंदर या प्रीवियस टेस्ट के अंदर वो ऐड है जो लाइन अक्सर एग्जाम में पूछी गई हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो या किसी और स्टेट लेवल एग्जाम हो, या फिर अगर आप बात करें आपके जेकेपीएससी के ही 2000 से लेके अभी तक 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को कंटेन करा गया है और हर एक वो लाइन वहाँ पे एक क्वेश्चंस को इंडिकेट करती है, चाहे वो फिर एसएससी पैटर्न हो, चाहे वो जेकेएसएसबी पैटर्न हो, चाहे वो स्टेट पीएससी पैटर्न हो या फिर किसी और एग्जाम का ही क्यों ना पैटर्न हो बैंकिंग लेवल का। उन सभी के क्वेश्चंस को अगर आप बात करें सीपीयू के अंदर अगर मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन करे होंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा डिसाइड है कि वो 5 ना 5 पॉइंट्स किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको ये बात सबसे पहले अपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए इस टेस्ट को पूरी लॉयल्टी के साथ अटेम्प्ट करना है। पिछली बार आप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के उन्होंने तो रेगुलर अटेंड करा ही था, लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं कि आप अपने मार्क्स को ज़रूर वहाँ पे फीडबैक के तौर पे वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन के अंदर और अपना फीडबैक भी दें। दूसरा, आप सभी तो काफ़ी हायर चैनल्स जो फेमस चैनल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको आप तो काफ़ी वॉच करते हैं, लेकिन एक बार इस अटैम्प्ट को सेकेंड टेस्ट के अटैम्प्ट को पूरा आप वॉच करें। इसको डिज़ाइन जिस तरीके से मैंने किया है, चाहे वो फिर असर्शन बेस्ड हो, चाहे वो फिर एमसीक्यू बेस्ड हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, आपका हर एक पोर्शन हर एक वे से हर एक पैटर्न से ये एग्ज़ाम आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है ये। और अगर आप सेकंड टेस्ट की बात करें तो मैंने आपको 3 दिन पहले ही इसका सिलेबस मेंशन कर दिया था। कंप्यूटर मेमोरी पे आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर और डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम विदाउट डिले शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी है। अगर आप सच में अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ की अगर क्या बोल रहा हूँ सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैंने आपको 3 दिन पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया था। कंप्यूटर मेमोरी पे आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टेस्ट वाले नंबर पे सेकंड टेस्ट में, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छे भारी भरकम स्लो लेवल के यानी इजी टू यहाँ पे टफ पैटर्न वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर पीसी की बात करें, इट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर को पूरे तरीके से हम रिवाइज कर देंगे। उसके बाद डिज़ाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपको यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने वाले हैं और इन 20 और 25 क्वेश्चंस के अंदर हम पूरे टॉपिक को यहाँ पे समेट लेंगे। ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए एज ए टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि आपके लिए कंप्यूटर की रैपिड रिवीजन है। कोई भी एग्जाम अगर अभी आपका आ रहा है उसके लिए आपके लिए ये रैपिड रिवीजन के तरीके से ये टेस्ट सीरीज काम करती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टेस्ट। और ये सेकेंड टेस्ट आप सभी के लिए इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको मैन जो मेमोरी है उसका कंसेप्ट क्लियर है, तभी जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है, इन मैन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर बात करें मैन मेमोरी की बात करें, उसका डेटा जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है जैसे ही बिजली जाती है या पावर ऑफ होती है।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है मैन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। अब यहाँ पे इन लेक्चर्स के अंदर या स्पेशली आज की लेक्चर के अंदर मेमोरी सभी बात करने वाले हैं। रजिस्टर्स क्या होता है इसके लिए भी हम बात करेंगे, इस पर एक पर्सनल क्वेश्चन रखा गया। उसके बाद दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अगर बात करें यहाँ पे मैन मेमोरी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो सभी के सभी सेमी कंडक्टर से बने होते हैं, या फिर जो ए बी सी जो चारों के तीनों जो स्टेटमेंट है क्या वो सभी की सभी करेक्ट है। तो आपके आंसर की यहाँ पे प्रतीक्षा की जा रही है। इस क्वेश्चन से आपके कम से कम मैं 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। इसी एक क्वेश्चन से लगभग मैं आपके 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। और वो सभी क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए और यहीं से क्वेश्चन बनने के भी अभी चांसेस हैं। तो इसका जो आपको सेकंड जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो आंसर मिलेगा, ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे इसका सही आंसर है। कैसे है, चलो यहाँ पे मेमोरी के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं। आप सभी को पता है कि एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का होना मीन्स बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे अंदर यहाँ पे ब्लड ज़रूरी है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कंप्यूटर मेमोरी किस डिवाइस को रेफ़र करती है, या यहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो ये यहाँ पे डेटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, ताकि वो टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे कंप्यूटर के अंदर वो यूज़ की जा सके। यानी वो डेटा टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस के अंदर कंप्यूटर में यूज़ हो जाए। अगर बात करें आप कंप्यूटर की टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर को जनरली 2 टाइप्स के अंदर यहाँ पे क्या करा गया है, क्लासीफाई करा गया है। एक तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की, मैं यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो एक है प्राइमरी मेमोरी, जिसको आप सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ये याद रखें, सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को। और इसी प्राइमरी मेमोरी को यहाँ पे मैन मेमोरी भी कहा जा रहा है और कहा जाता है। इसीलिए बेस हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था। उसके बाद दूसरी मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसके आपको 2 और नाम देखने को मिलेंगे। एक तो मेन मेमोरी, दूसरा आपको सेमीकंडक्टर मेमोरी आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके भी आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे एक्सिलरी और दूसरा यहाँ पे आपको बैकिंग स्टोर मेमोरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को फिर से यहाँ पे 3 यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसकी करी गई है। इसको 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड करा गया। एक तो है यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल, जिसके अंदर यहाँ पे आपको रोम देखने को मिलेगा, प्रोम देखने को मिलेगा, ईपी रोम देखने को मिलेगा और ईईपी रोम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का जो कंसेप्ट है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, आप याद रखें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसके ऊपर मैंने खास कर डेफिनेशन इनकी यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लाए हैं कि नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। देखो यहाँ पे वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि ऐसी मेमोरी या ऐसी डिवाइस जिस डिवाइस के अगर आप पावर कट कर दें उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर कुछ भी स्टोर ना रहे, उसको आप क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी वो टेम्परेरी स्टोरेज की करते हैं। अगर बात करो, अगर आप अपना पीसी चला रहे हो, जो पीसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है, जैसे ही लाइट गई तो आपका पीसी ऑफ हुआ, आप जो भी फंक्शन उस पर कर रहे थे जब आप उसको दोबारा से ऑपरेट करेंगे वो वहाँ पे स्टोर नहीं रहेगा, उसको आप कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल की मेमोरी की बात करें तो ये वहाँ पे पावर के कट होने के बाद भी वहाँ पे स्टिल अवेलेबल रहता है, ये डिलीट नहीं होता है, ये लॉस्ट नहीं होता, उसे आप नॉन वोलेटाइल कहते हैं। और ये जो आपको रोम, परोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम ये आपको देखने को मिल रहा है, ये नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल है और इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। दूसरी एक मेमोरी होती है कैच मेमोरी, यहाँ पे इसकी भी डिस्कस करते हैं, ये सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है और यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेमोरी भी आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलती है, ये भी आप याद रखें और इवन मैंने इसके अंदर इंक्लूड भी करा है। अब यहाँ पे आपको वोलेटाइल के अंदर ये सभी चीज़ें आपको रैम देखने को मिलेगा, जिसको आप कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है, पेन ड्राइव आपको देखने को मिलता है, सीडी कम्पैक्ट डिस्क रूम आपको देखने को मिलता है, रीड ओपन मेमोरी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ज़रूर इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। हर एक वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। बात करें प्राइमरी मेमोरी की, बात करें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है,
वोलेटाइल इन नेचर होती है। इसका मतलब ये है कि जब पावर ऑफ होती है तो जो इसके बीच का जो कंटेंट होता है वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाता है हमेशा के लिए। उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली यहाँ पे किसके साथ कम्युनिकेट करती है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती है। अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी क्या अलो करती है, कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए अलो करती है। जो इमीडिएट मैनिपुलेशन होती है उसके लिए भी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या कहता है, डेटा को स्टोर करता है। और बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये उस ट्रैक को यहाँ पे अपने पास रखती है जो करंटली उस टाइम पे प्रोसेस में है या प्रोसीड हो रहा है, उसको यहाँ पे उस ट्रैक में रखती है। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप्स देखने को मिलेंगी। एक तो आपको रैम देखने को मिलेगा जो एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और इस रैम की भी आपको दो सब टाइप्स देखने को मिलती हैं। एक तो है यहाँ पे DRAM जिसका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद सेकंड टाइप की बात करें यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की, ROM। अब यहाँ पे आप सभी के लिए कन्फ्यूजन है सर, RED ये यहाँ पे आपको RAM और ROM में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और रीड ओनली मेमोरी ये कैसी रहती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। और इसके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है और कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये आपको याद रखना है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है कि डेटा इज रिटेन्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। अगर आप डिवाइस के अंदर पावर को ऑफ कर दें, उसके अंदर जो डेटा कंटेंट रहता है वो फिर भी प्रेजेंट रहता है। इसकी भी आपको दो सब टाइप्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको यहाँ पे PROM देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे इसकी आपको तीन टाइप्स देखने को मिलती है। एक PROM देखने को मिलता है, एक EPROM देखने को मिलता है, और एक EEPROM आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कैच मेमोरी की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, कैच मेमोरी काफ़ी एक स्मॉल मेमोरी होती है, लेकिन अगर इसकी स्पीड की बात करें तो काफ़ी हाई स्पीड होती है। और ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, तो इसको प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है। इट मीन्स ये मेन मेमोरी का ही एक पार्ट है। बात करें ये किसके लिए हेल्प करता है, तो जो CPU होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको यहाँ पे उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, CPU की स्पीड को इंक्रीज करता है। और ये कहाँ पे प्लेस्ड हो, इस लाइन पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपने जहन में ज़रूर रखें। इट इज़ प्लेस्ड एज ए बफर बिटवीन CPU एंड RAM। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, CPU और RAM के बीच में किस चीज़ को प्लेस्ड करा जाता है एज ए बफर। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि किस चीज़ को, वो कैच मेमोरी को करा जाता है। बात करें ये काफ़ी फास्टियर है और कॉस्टलियर भी है, और यहाँ पे ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। क्यों? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी है। बात करें यहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है, जो डेटा स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पे CPU और हार्ड ड्राइव के बीच में ये क्या करता है, यानी जो कैच मेमोरी होती है वो हमेशा इसके अंदर इसके लिए यूज़ होती रहती है। कैच मेमोरी हार्डवेयर और हार्ड ड्राइव और CPU के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। ये बहुत ही कम स्मॉल साइज़ में होती है। अगर जनरली कंप्यूटर्स के अंदर इसकी साइज़ की बात करें कैच मेमोरी की, लगभग 256 किलोबाइट से लेके 2 मेगाबाइट तक यहाँ पे इसकी मेमोरी कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। ये परमानेंट स्टोरेज है। इसलिए परमानेंट स्टोरेज है क्योंकि लाइट के जाने के बाद भी जो कंप्यूटर के अंदर का जो कंटेंट रहता है, जो यूज़र बिफोर लाइट जो ऑफ हुई थी वो प्रोसेस कर रहा था, वो सेम वहाँ पे एज इट इज़ उसको मिल जाएगा, इसलिए ये परमानेंट स्टोरेज है। बात करें ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है और इन्फॉर्मेशन और डेटा को एक टाइम में, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइल्स को भी स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है, और जो काफ़ी समय तक रह सकती है। अब बात करें इसके अंदर जो डेटा होता है वो कभी भी डायरेक्टली प्रोसेस नहीं होता है। जिस तरीके से मैन मेमोरी के अंदर डायरेक्टली प्रोसेसिंग होती थी, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर की मेमोरी के अंदर तो डायरेक्ट प्रोसेस होता था। लेकिन अगर सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी या बैकड्रॉप मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर आप CPU के अंदर आप डेटा को यहाँ पे डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आपको प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपको इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फैच करके यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा। बात करें एज कंपेरिजन टू यहाँ पे मैन मेमोरी की बात करें तो ये स्लोअर होती है, चीपर होती है। ये चीपर फॉर्म ऑफ यहाँ पे क्या एक मेमोरी है। बात करें यहाँ पे ये डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है जब वो प्रोसेस नहीं होते हैं, जब वो प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, उस टाइम पे भी ये डेटा और इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए हेल्प करती है। बात करें मोस्ट कॉमन स्टोरेज मीडिया की बात करें, इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको एक तो मैग्नेटिक टेप देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक डिस्क देखने को मिलेगी। इसके अंदर यहाँ पे आपको दूसरी डिवाइसेस भी होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हार्ड डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सीडी का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी की बात करें यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क R/W का मतलब है रीड एंड राइट मेमोरी की बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, फ्लैश मेमोरी की बात करें, DVD की बात करें, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों की यहाँ पे हम आने वाले क्वेश्चंस के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पहले ही क्वेश्चन से आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए है, विच मेमोरी एक्ट एज ए बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन है आपके पास रैम, ऑप्शन है आपके पास रोम, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कैच और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्टोरेज। इसका जो सही आंसर होगा वो हो कैच मेमोरी। अब बताओगे सर कहाँ बताया आपने, तो यहाँ पे देख लें, ये वाली जो लाइन मैंने अभी आपको मार्क करके बताई थी, यहाँ पे अभी आपको ये पूछी गई है और ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड। यानी अगर आप लॉजिकल मेमोरी को तोड़ते हो ब्लॉक्स के अंदर एक ही साइज के, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको ऑप्शन ए सेगमेंट्स कहा जाता है, क्या उसको पैकेट्स कहा जाता है, क्या उसको पेजेस कहा जाता है, क्या उसको फ्रेम्स कहा जाता है, या फिर ये जितने भी हमने 4 ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है इसका, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा पेजेस, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये पेजेस होते हैं, इसका क्या है। अगर बात करें बेसिक मेथड फॉर इंप्लीमेंटिंग पेज इन्वॉल्व्स की बात करें या पेजिंग की बात करें, जो इस पेजिंग के लिए मेथड इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उसके अंदर आपको ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी, जो फिजिकल मेमोरी की ब्रेकडाउन होती है वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स होते हैं उनमें की जाती है। अगर जब यहाँ पे फिजिकल मेमोरी की ब्रेकडाउन यहाँ पे फिक्स साइज ब्लॉक्स के अंदर होती है उन्हें आप फ्रेम्स कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। बात करें उसके बाद जो ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी है उसको फिर ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे आगे प्रोसीड कर दिया जाता है सेम साइज ब्लॉक्स के अंदर, और उन सेम साइज ब्लॉक्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है? पेजेस कहा जाता है। इसका मतलब ये है, अगर आप बात करें फिजिकल मेमोरी जब ये फिक्स साइज ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है या ब्रेकडाउन होती है उसको आप फ्रेम्स कहते हैं, और जब ये फ्रेम्स ब्रेकडाउन होती है लॉजिकल मेमोरी जब ब्लॉक्स के अंदर ब्रेकडाउन होती है एक साइज के, उनको आप पेजेस कहते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और दूसरा आप इसका खुद ही पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। अगर आप बात करें मेमोरी की, मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है या स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन सी है? क्या ब्लॉक है, क्या सेल है, क्या इंस्टेंस है या सेट है? तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सेल। क्या है इसका सही आंसर? क्या है? सेल विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करें किस तरीके से, अगर आप बात करें कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, ये लार्ज नंबर और स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है जिन्हें आप सेल्स कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। अब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या होती है, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो डिवाइड की गई होती है, उन्हें सेल्स कहते हैं। और सेल्स क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी का सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंटिटी मानी जाती है। और हर एक सेल के अंदर यहाँ पे एक यूनिक एड्रेस होता है जो अलग अलग यूनिक यहाँ पे डेटा के लिए या यूनिक मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर इसकी मेमोरी साइज़ की बात करें, जिसकी मेमोरी साइज़ 0 to 1 रहती है, क्योंकि ये बाइनरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। अभी यहाँ पे मैंने जो 2 से 3 स्लाइड्स आपको कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड समझाई है, उसमें से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि परमानेंट मेमोरी कौन कौन सी है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, और यहाँ पे बैक ड्रॉप मेमोरी भी कहा जाता है। अगर आप प्राइमरी की बात करें तो बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप जितना सुनेंगे उतनी आपकी रिवीजन होगी। आप मेन मेमोरी की बात करें, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और सेमी कंडक्ट मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें से क्या बताना कि परमानेंटली कौन है? क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, क्या रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, क्या कैश मेमोरी परमानेंट है, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप ALU को तो पहले ही डिलीट कर दें क्योंकि ALU मेमोरी से रिलेट ही नहीं करता। इसका मतलब आपके पास 3 ऑप्शन है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो यहाँ पे कैश मेमोरी क्या होती है? परमानेंट नहीं होती है। अगर बात करें इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? अगर आपको अभी भी इस क्यों का आंसर चाहिए तो आप एक बार जाके जो पहले क्वेश्चन के बाद जो मैंने आपको 3 स्लाइड्स पढ़ाई हैं, जिसके अंदर मोस्टली 20 से 25 या 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, उसको एक बार जाके स्क्रीनशॉट को पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो आपकी और कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। रीड ओनली मेमोरी की बात करें, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, या रीड यहाँ पे ओनली मेमोरी की बात करें।
रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये मैंने आपको बताया, और वॉलेटाइल क्या रहता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर बात करें रैम की बात करें, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। ये क्वेश्चन भी आपको आने वाले क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका स्कोर भी अच्छा रहे और आपका जो कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे। बात करें ये रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, RWM। RWM का मतलब होता है रीड राइट मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें स्पीड ऑफ रैम की बात करें, इसको मेगाहर्ट्ज़ के अंदर मेजर करा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ रैम को मेजर करा जाता है। बात करें यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी की बात करें, ये नॉन वॉलेटाइल है, क्या है इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर बात करें यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी की बात करें, इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको अभी जो आपको देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया था, इसका आंसर ये है। बात करें यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है इसके अंदर, वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर अगर बात करें, यानी एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो आपको रोम के अंदर देखने को मिलेगी, उसके अंदर ढाली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए इस तरीके से है कि वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अभी हमने यहाँ पे बात करी, शुरू में भी बात कर दी कि ऐसा कौन सा यहाँ पे कब डेटा किस ऐसी कंप्यूटर के अंदर या किस ऐसी कंप्यूटर की टाइप्स के अंदर या स्टोरेज के अंदर या मेमोरी के अंदर तब तक यहाँ पे डेटा इंटैक्ट रहेगा, यानी अगर पावर ऑफ ही हो जाती है उसके बाद भी डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा, रहेगा, इरेज नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको ये बताना है क्या वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, क्या वो मदरबोर्ड होगा, क्या वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, क्या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस परमानेंट मेमोरी है, क्या वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रैम परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, इसको मैन मेमोरी भी कहा जाता है। मदरबोर्ड को तो पहले ही इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये मेमोरी से रिलेट ही नहीं करता। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे आपको ये आपको सेमीकंडक्टर मेमोरी देखने को मिलेगी और ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। और ये यहाँ पे जैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं ये वॉलेटाइल मेमोरी आपको देखने को मिलती है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपको नॉन वॉलेटाइल, इसका मतलब ये है कि अगर पावर चली भी जाती है उसके अंदर का जो कंटेंट रहता है, जो डेटा है वो इरेज नहीं होता, वो स्टिल हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए है, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलोज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। अभी आपको 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखें कि ये यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो क्या करती है, रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 का बी यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने पिरोम की बात नहीं करी, EEPROM की बात नहीं करी, EPROM की बात नहीं करी। इन क्वेश्चंस के अंदर इसको भी समझ लेंगे और यहाँ से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इन स्लाइड से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम आर डेटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार की मेमोरी, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसके अंदर एक बार प्रोग्राम या डेटा को अगर लिख दिया जाए उसके बाद उसको चेंज नहीं कर दिया जा सकता। अब यहाँ पे आपके पास है EPROM। अगर मैं यहाँ पे EPROM की फुल फॉर्म आपको बताऊँ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और EE की बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और अगर PROM की बात करूँ तो यहाँ पे है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपको देखना है, लेकिन पहले स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं क्या ये जो मैंने आपके लिए इसका मटेरियल कंटेक्ट जो कलेक्ट करके लाया क्या इससे वो रिलेट करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे PROM की बात करें, इसको ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जिस तरीके से है तो मैन मेमोरी का ही पार्ट, लेकिन ये सेकेंडरी स्टोरेज जिस तरीके से काम करती है सेम उसी तरीके से करता है। इसके अंदर ये है कि वंस प्रोग्राम्ड और उसका जो कंटेंट है अगर एक बार लिख दिया, एक बार प्रोग्राम कर दिया गया, इट कैन नेवर बी चेंज। इसका मतलब है यहाँ पे इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ये आपके लिए आपको देखने को, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 उसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बात करें ये PROM मेमोरी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ये वीडियो गेम्स के अंदर देखने को मिलती है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, हाई मल्टीमीडिया इंटरफेसेस जो होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और इम्प्लांटेबल जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वहाँ पे आपको PROM की एग्जांपल्स या आपको ये देखने को मिलती है। अब बात करें EPROM की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात करें ये सेम टू सेम PROM की तरीके से रहती है जो नॉन वॉलेटाइल भी है
और इसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलेगी सिमिलर टू प्रोम, लेकिन एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इरेज्ड हो जाती है जब किसके एक्सपोजर में आती है, जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर में यानी कंटेंट में आती है, इसके कंटेक्ट में आती है, तो वो क्या हो जाती है, जो ईपीरोम होती है वो इरेजेबल हो जाती है और उसके बाद इसको लिखा जा सकता है, देन री रिटन, उसके बाद उसको दोबारा से लिखा जाता है और लिखा जा सकता भी है, इसीलिए इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि अल्ट्रा वायलेट ईपीरोम किसको, यहाँ पे इसमें से किसको कहा जाए, वहाँ पे आपके पास रैम होता है, रोम होता है, ईपीरोम होता है या फिर यहाँ पे डबल ईपीरोम होता है, तो आपको यहाँ पे ईपीरोम को क्या करना है, सही मार्क करना है। उसके बाद डबल EPROM की बात करें, ईपीरोम की बात करें, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। कुछ पॉइंट्स की बात करें, जिस तरीके से आपको ईपीरोम देखने को मिलता है सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर भी एक चेंज आपको देखने को मिलती है, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता है। इसके अंदर का जो डेटा है अगर वो इरेज्ड होता है वो एक इलेक्ट्रिकली इरेज्ड होता है, कभी भी किसी और मीडियम से नहीं होता। जैसे आप ईपीरोम की बात करें, वहाँ पे आपने ये देखा कि वो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट्स उनके कारण वो उसकी मेमोरी इरेज्ड होती है। इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसकी मेमोरी क्या होती है, इरेज होती है। इसको रीराइट करा जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रिकली, ये बात भी आप काफ़ी कंप्यूटर के अंदर ये बात याद रखें कि इसको रीराइट करा जा सकता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिकली ही रीराइट करा जा सकता है। और यहाँ पे इसके अंदर का जो बर्निंग प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू यहाँ पे इसका एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी है, वो EPROM जो है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग के अंदर। करंटली बात करें यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो पीसी के अंदर फॉलो करा जाता है वो यहाँ पे फॉलो कर जाता है। BIOS को क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो BIOS एब्रीवेशन है किसके लिए है, आप यहाँ पे लिख लें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए यहाँ पे इसको इंक्लूड करा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रीड एंड राइट जो कैपेबिलिटीज है किस किस के अंदर है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पूछा गया आपको, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसके अंदर जो रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज नहीं है, और दूसरे सभी में है और इसमें नहीं है। क्या फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्या आपको CD रोम्स के अंदर आपको देखने को मिले, कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद आपको फ्लैश मेमोरी कार्ड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आपको CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क जो रीड ओनली मेमोरीज होती है उसके अंदर यहाँ पे आपको रीड एंड राइट नहीं देखने को मिलती है। दूसरे फ्लैश मेमोरी में भी, फ्लॉपी डिस्क में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे CD रोम्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने बोला CD रोम्स, और CD रोम्स को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से जितने भी ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, इसमें मतलब ये है कि CD रोम पे अभी तक अगर बात करें 2000 से लेकर अभी तक जितने भी बैंकिंग एग्जाम हुए 5 बार इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया। इसको यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है और यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, WORM। अब यहाँ पे WORM का मतलब क्या है, राइट वॉन्ट्स रीड मेनी। इसका मतलब है कि इसको सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है। अगर आप मेरी बात को सही से सुन रहे हैं, WORM की फुल फॉर्म आप अभी रफ कॉपी पे लिखते हैं, बाद में इंक्लूड कर देना। WORM का मतलब ये है कि ये यहाँ पे राइट वॉन्ट्स रीड मेनी। इसका मतलब ये है कि डेटा कैन बी रीड मेनी टाइम्स फ्रॉम CD, बट अगर इसकी मॉडिफिकेशन की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे आपको इरेजेबल जो ऑप्टिकल डिस्क हैं वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। और यहाँ पे बात करें, ये डेटा को जो रिकॉर्ड करता है वो परमानेंटली करता है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट की बात करें, ये एक लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करता है, लेकिन कितना, लगभग 1 जो गीगाबाइट है उस तक वहाँ पे ये डेटा को स्टोर करता है। और जो मोस्ट कॉमन साइज़ होती है जो यूज़ में ली जाती है CD रोम्स के अंदर वो 650 GB की यूज़ करी जाती है। बात करें यहाँ पे परमानेंटली डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर JKSSB एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अगर जो डेटा रिकॉर्ड होता है परमानेंटली वो किसके सरफेस पे होता है, तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसके सरफेस पे थ्रू लेज़र लाइट, यूज़ ऑफ लेज़र लाइट के मीडियम से यहाँ पे डेटा को रिकॉर्ड करा जाता है ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। बात करें जो कंटेंट रिकॉर्ड होता है वो चेंज नहीं हो सकता, इरेज्ड बाय यूज़र किया जा सकता है, चेंज और इरेज्ड बाय यूज़र्स नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी चेंज्ड और कैन नॉट बी इरेज्ड बाय यूज़र्स, ये बात आप याद रखें। अगर आपको जो कॉम्पैक्ट डिस्क की जो डेटा है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास CD ड्राइव है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपको यहाँ पे टू राइट द डेटा ऑन CD, अगर आप कॉम्पैक्ट डिस्क पे डेटा को लिखते हैं उसके लिए आपके पास CD कॉम्पैक्ट डिस्क राइटर आपके पास नीडेड है, अवेलेबल है, और आपको इस तरीके से इसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर
अवेलेबल। अभी अभी शुरू में डिस्कस करा था, दो प्रकार के आपको रैम देखने को मिलते हैं। एक तो आपको डी रैम देखने को मिलता है जिसका मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपको एस रैम आपको देखने को मिलता है जिसका मतलब है स्टैटिक एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें। ये डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करता है और यहाँ पे पावर इज़ प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप, और यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे जो क्या रहती है मेमोरी चिप को पावर प्रोवाइड करी जाती है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है जेके एसएसबी का। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर रिफ्रेशिंग कंटिन्यूसली या कंटिन्यूअली। तो आपको याद रखना है कि जो SRAM है यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कभी भी कंटिन्यूसली रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे इसके अंदर आपको मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। हर एक मेमोरी सेल के अंदर आपको एक अलग अलग ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। ये कैपेसिटर को यूज़ नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डज नॉट यूज़ कैपेसिटर। तो आपको याद रखना है कि SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट ऑफ्टन यूज़ कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी को यूज़ करता है ताकि उसकी स्पीड को क्या कर पाए, हाई स्पीड के कारण इसके अंदर जो कैश मेमोरी का यूज़ होता है ये मोर एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उससे फास्ट होता है। अब यहाँ पे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें, ये मेमोरी सेल से बना होता है और हर एक सेल यहाँ पे 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बैंकिंग के अंदर शायद 2019 के अंदर। तो ये पूछा गया है कि जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो मेमोरी सेल से बना होता है, और मेमोरी सेल्स और जो इसके अंदर आपका एक छोटा छोटा जो आपको सेल देखने को मिलता है उसके अंदर आपको एक कैपेसिटर और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलता है। अब इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं अपनी डिवाइस के अंदर, तो आप यहाँ पे DRAM जो है इसको आपको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। ये अलोवर क्या करता है, लेस एक्सपेंसिव है। ये यहाँ पे ऑक्यूपाई क्या करता है, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो मदरबोर्ड होता है उस पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी कॉपी द सॉफ्टवेयर को कॉपी करता है हार्ड डिस्क के ऊपर, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो प्रोसेस जो सेकेंडरी स्टोरेज के यानी यहाँ पे जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है या कॉपी करता है हार्ड डिस्क पे, उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको अपलोड कहा जाता है, क्या उसको डाउनलोड कहा जाता है, क्या उसको एस्केलेशन कहा जाता है, क्या स्टोरेज कहा जाता है या कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो इसका आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो आपको देखने को मिलेगा जब भी हम द प्रोसेस टू कॉपी द सॉफ्टवेयर इन हार्ड डिस्क फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज कॉल्ड अपलोड कहा जाता है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टोरेज या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे आपके लिए माथा दुखने वाली या माथा रगड़ने वाली या माथे को पटकने वाली एक और बात होगी कि सर ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। लेकिन सबसे पहले एक बार आप तुक्का लगा के आंसर दे दें, या जिस तरीके से आपने अगर पढ़ा है डेफिनेटली यू आर गोना गेट गुड मार्क्स इन दिस ऑल टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल कौन सी है। क्या हार्ड ड्राइव यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है, क्या कंपैक्ट डिस्क इसकी एग्जाम्पल है, क्या DVD इसकी एग्जाम्पल है, क्या USB फ्लैश ड्राइव इसकी एग्जाम्पल है, या फिर जो ये सभी के सभी मेंशन है ये सभी के सभी सॉलिड स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको देखना है। तो इसका जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपको सही आंसर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा USB फ्लैश ड्राइव आपको देखने को मिलता है। अब कैसे यहाँ पे बात कर देते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर करती है। यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर करने वाली जो डिवाइस यहाँ पे स्टोरेज के अंदर होती है उन्हें आप सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसका कोई भी मूविंग पार्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई रील्स ऑफ टेप नहीं होगी, कोई यहाँ पे डिस्क की यहाँ पे स्पाइनिंग नहीं होगी, और ना ही कोई लेज़र बीम लाइट का यूज़ किया जाएगा। अब इसको सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं वो सिलिकॉन माइक्रोचिप से बनी होती है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लैश मेमोरी इसकी टाइप है, स्टोरेज सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की टाइप्स की बात करें USB फ्लैश ड्राइव्स, ये इसका सही आंसर था। मेमोरी स्टिक्स की बात करें, जो मेमोरी कार्ड होते हैं, जो मेमोरी कार्ड आपके पास हैं वो भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल है। उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं वो भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की एग्जाम्पल है, और जो मल्टीमीडिया कार्ड है वो भी इसकी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करें जो कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी इंटरनल मेमोरी यहाँ पे जो कंसिस्ट करता है, जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, क्या वो कैच मेमोरी है, क्या वो रजिस्टर्स है, क्या वो CPU है, CPU रजिस्टर्स की बात करें, मैन मेमोरी की बात करें या कैच मेमोरी, या फिर वो मैन मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है या कैच मेमोरी है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 को जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको CPU सेकंड ऑप्शन सेकंड आपको देखने को मिलेगा। CPU रजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मैन मेमोरी आपको देखने को मिलेगी, और देन उसके बाद कैच मेमोरी आती है। कैच मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्या बफर प्रोड्यूस करती है, किसके बीच बीच में, आपको ये बताना। अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी अच्छे 5-6 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के रिलेटेड। बात करें सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है, दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, और स्लोअर भी होती है प्राइमरी मेमोरी से, तो ये भी आपको ठीक लग रहा है। इट इज़ आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, तो बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है इसको, ये भी ठीक लग रहा है। बात करें ऑप्शन सी की, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन पावर इज स्विच ऑफ, इसीलिए तो इसको नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। अगर बात करें डी की बात करें, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, यानी जो कंप्यूटर होता है बिना सेकेंडरी मेमोरी के रन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ई, ऑल आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 स्टेटमेंट्स थी, ये 5 में से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम। जब मैंने आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ाई तब भी मैंने आपको बताया था इसको मेगाहर्ट्ज़ के अंदर मेजर करा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर स्पीड ऑफ रैम को मेजर करना है उसके लिए आपको क्या कैपेसिटी की ज़रूरत है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, क्या बस विड्थ की ज़रूरत है, क्या बस की स्पीड की ज़रूरत है, या फिर दोनों की ज़रूरत है, बोथ ए एंड बी, या बोथ बी एंड सी। तो आपको या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बस विड्थ की भी ज़रूरत होती है और बस की स्पीड की भी आपको ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ स्टोरेज साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। व्हाट इज़ स्टोरेज साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। जो कॉमनली यूज जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं इसकी भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, जो कॉमनली यूज होते हैं उनकी क्या साइज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये क्वेश्चन आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एक तो है 2.5 मेगाबाइट या 40 MB या 1.44 MB, 2.44 MB, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन सी आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। 1.44 MB आपको यहाँ पे इसकी देखने को मिलती है कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, और ये आपको ये बताना है ये किसकी स्टोरेज है। बात करें यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये आपके पास थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये डार्क डिस्क जो फ्लॉपी डिस्क है वो काफ़ी थिन रहती है, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड होती है। अब बात करें यहाँ पे ये मेड अप ऑफ स्क्वायर प्लास्टिक की बनी होती है। और ये अगर आप फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करें तो ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1967 में ये डेवलप करी थी। और जो साइंटिस्ट कौन थे या जिन्होंने ये डेवलप करा था, इन्वेंटेड किसने की थी, ये एलान शुगहर्ट ने इसको डिस्कस करा था। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट करा था। बात करें यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की टाइप की बात करें तो आपको 8 इंच फ्लॉपी डिस्क आपको देखने को मिलती है। ये फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिज़ाइन है। आपको अगर पूछा जाए फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिज़ाइन कौन सी है तो आपको 8 इंच देखने को मिलेगी। ये आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 8 इंच फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं करते, ना तो डेस्कटॉप, ना तो लैपटॉप, ना तो कंप्यूटर यहाँ पे 8 इंच डिवाइस को यूज़ नहीं करता है। अब बात करें यहाँ पे डेटा जो इसके अंदर होता है इज़ रीड राइट एट ए फास्ट स्पीड, जो इसमें रीड और राइट होता है। बात करें विद ए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, बात करें ये स्मॉल साइज़ है, हैज़ ए लॉट ऑफ स्टोरेज। इसकी स्मॉल साइज़ तो आपको देखने को मिलेगी और पहले भी मैंने बात करी, लेकिन अगर इसकी आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करें 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो स्पिन्स एट ए स्पीड ऑफ 300 RPM रोटेशन पर मिनट में, यानी अगर 3.5 जो है वो लगभग यहाँ पे आपको 3 × 1/2 इंच आती है, लगभग ये आपको यानी 300 रोटेशन 1 मिनट में करती है। इसीलिए इसको आप क्या मीन्स यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल है, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने पूछ दिया। अब ऑप्शन ही पढ़ूंगा, आंसर आप खुद देंगे। इट कैन बी यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन, इट बाय विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, इट मस्ट नीडेड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली टू रिटेन डेटा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे इट डज़ नॉट नीड पावर सप्लाई, इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूस टू रिटेन डेटा। तो क्वेश्चन नंबर सी विल बी द क्वेश्चन नंबर 17 का जो सी ऑप्शन होगा वो आपको राइट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम। अब यहाँ पे खाली हम स्टैटिक रैम की बात करें और स्टैटिक रैम को अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा है। स्टैटिक मेमोरी की बात करें या रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें
तो यहाँ पे डेटा जो स्टोर करा जाता है वो फ्लिप और फ्लॉप में किया जाता है। जो फ्लिप फ्लॉप डिस्क्स होती हैं उसके अंदर डेटा को स्टोर करा जाता है। इट डज़ नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। अगर आप बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिफ़्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लगातार इसको रिफ़्रेश नहीं होने, पीरियोडिकली नहीं होता। तो ये यहाँ पे बात करें इसको कंटिन्यूसली नहीं होना पड़ता या इसको होना ही नहीं पड़ता। ये डायनेमिक रैम से फास्टर है, ये पहले भी बात कर ली हमने। इट रिटेन्स इट्स कंटेंट टिल कंप्यूटर इज़ वर्किंग, ऑल ऑफ देम आर ट्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका आपको अगर सही आंसर चाहिए तो सही आंसर आपका होगा ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे सभी के सभी करेक्ट हैं। ये डेटा को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर भी करता है, ये यहाँ पे डेटा को क्या करता है, फ्लोरिश भी करता है, यानी रिफ्रेश भी करता है पीरियोडिकली, और ये एक फास्टर डेटा भी है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि ये कंटेंट को तब तक रिटेन करके रखता है जब तक कंप्यूटर वर्किंग में है। इसलिए इसका जो ऑप्शन ई होगा इज विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग चिप स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहीं पे अभी हमने बात करी थी। क्या वो रैम है, रोम है, क्या प्रोम है, या यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही जवाब जो है वो आपका है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो रीड ओनली मेमोरी है ये एक ऐसी चिप का स्टोर है जहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज़ यूज्ड बिटवीन CPU रैम टू स्पीड अप प्रोसेसिंग पावर ऑफ CPU। अब आपको ये बताना है कि CPU और यहाँ पे रैम के बीच में कौन सी ऐसी यहाँ पे यानी किसको मीडियम को यूज़ किया जाता है जिससे जो प्रोसेसिंग पावर होती है CPU की वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है CPU के अंदर। ऑप्शन ए है आपके पास फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी है आपके पास DRAM, ऑप्शन सी है आपके पास वर्चुअल मेमोरी, और ऑप्शन डी है आपके पास कैच मेमोरी। इसका जो आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे इसका जो सही आंसर है कैश मेमोरी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाई डू वी यूज़ कैश मेमोरी बिटवीन CPU एंड मैन मेमोरी। अब बात करें कैश मेमोरी तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि क्यों हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं CPU और मैन मेमोरी के बीच में। ऑप्शन ए है इस प्रकार से, टू इंक्रीज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ताकि कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी जो है वो इंक्रीज़ हो पाए। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम, ताकि आप जो मेमोरी एक्सेस का जो टाइम है उसको क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, और इसका जो साइकिल टाइम है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए। ऑप्शन सी है टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बोथ ए एंड डी। तो यहाँ पे ऐसी जो एजर्शन बेस्ड या क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बोथ ए एंड डी। ऑप्शन यहाँ पे डी आपको देखने को मिलेगा। टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको डी देखने को मिलेगा। विच अमंग फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो आपको ये बताना कि इनमें से सबसे कॉमन स्टोरिंग डिवाइस कौन सी है। क्या वो ऑप्टिकल डिवाइस है, क्या वो परसिस्टेंट डिवाइस है, क्या वो मैग्नेटिक डिवाइस है, या वो फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। तो आपको यहाँ पे इसका जो ऑप्शन याद रखना है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करें क्यों है, क्योंकि अगर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वो ऑप्टिकल ही है, और ये ऑप्टिकल को डिफाइन कैसे कर दिया जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज मैनी स्टोरेज मैथड दैट यूज ए लेज़र टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल मीडिया। तो ये आपको याद रखना है। ए डिस्क कंटेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इरेज्ड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आर इरेज्ड बाय द यूज़र्स, जो ना तो यूज़र के द्वारा चेंज करी जा सकती है ना ही उसको मिटाया ख़त्म कर दिया जा सकता है। इसमें से कौन है, क्या वो राइट ओनली है, क्या वो रीड ओनली है, क्या वो रन ओनली है, क्या वो मेमोरी ओनली है, या फिर वंस ओनली है। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो आपको इसका आंसर बी जो है रीड ओनली करती है। आंसर जो ऑप्शन 2 ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन द कंप्यूटर। क्या उसको रैंड एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्या रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, या यहाँ पे लार्ज स्टैटिक इंटीग्रेटेड मेमोरी कहा जाता है, वेरी लार्ज स्टैटिक इंटीग्रेटेड मेमोरी कहा जाता है। तो आपको इसका बताना कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा वो बी है, रीड ओनली मेमोरी में आपको ये क्या देखने को मिलेगा, बिल्ट इन मेमोरी आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो है ये, द टाइम फॉर द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट फॉर डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज रेफर्ड टू एज द डिस्क्स।
अगर बात करें जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र करा जाता है, जैसे सपोज करो इस सेल फ़ोन से मैंने इस सेल फ़ोन की ओर मैंने यहाँ पे क्या भेजना है, कुछ मटेरियल यानी डेटा को ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे इसने पहले यहाँ से ये तो रिक्वेस्ट भेजेगा इसको कि कुछ डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करा जा रहा है। जैसे ही इसके अंदर जो डेटा रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट करा दिया जाएगा, उसके बाद जो डेटा की ट्रांसफरिंग होगी वो शुरू हो जाएगी। यानी ये कह रहा है कि वो टाइम जहाँ से एक्चुअल डेटा जो ट्रांसफ़र करता है रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद फ्रॉम डेटा फ्रॉम किसे, यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज से, और वो डिस्क से जो डिस्क के लिए या जो सेकंड स्टोरेज के लिए या सेकंड डिवाइस के लिए जाता है, जो टाइम वो लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं, यानी एक्चुअल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद और जब तक वो डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उस बीच में जो भी टाइम हुआ है उस टाइम को यहाँ पे क्या कहा जाता है। क्या उसको डेटा इनपुट टाइम कहा जाता है, क्या उसको ट्रांसफ़र टाइम कहा जाता है, क्या उसको मूवमेंट टाइम कहा जाता है या एक्सेस टाइम कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा उसको कहते हैं एक्सेस टाइम हम कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम तेज़ भागने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे तेज़ इसलिए भागेंगे क्योंकि हमने अभी तक जो भी था इम्पॉर्टेंट जो इस यूनिट के अंदर या इन 4 यूनिट्स के अंदर जो थे उनको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम खाली और खाली किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आप सभी के लिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर है कि मेमोरी यूनिट इज़ द कंसिडर एज द लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26 ये है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार मेमोरी यूनिट सभी के सभी दिखा देता हूँ। आपको इसमें से बताना है कि इसमें सबसे जो लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको वो इस क्वेश्चन नंबर 26 का वो पीटाबाइट्स होगा। ये आपको मैं जब टेस्ट सीरीज़ की जो आपको PDF में आपको शेयर करता हूँ वहाँ पे ज़रूर आपको वहाँ पे दिया होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड एज द डिजिटल कैमरा। अगर बात करें इन डिजिटल कैमरा के अंदर कौन सी मेमोरी का यूज़ किया जाता है, क्या वो वर्चुअल मेमोरी होती है, क्या वो फ्लैश मेमोरी होती है, क्या वो कैच मेमोरी होती है या मैन मेमोरी होती है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो आपको ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, फ्लैश मेमोरी आपको देखने को मिलती है। अब ये फ्लैश मेमोरी की बात कर लेते हैं, इसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। बात करें यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है और ये नॉन वॉलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी होती है। बात करें ये डिजिटल कैमरा के अंदर यूज़ होती है, डिजिटल जो सेटअप बॉक्स होते हैं उसमें यूज़ की जाती है, मोबाइल फ़ोन और प्रिंटर के अंदर भी यहाँ पे फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकली इरेज्ड होती है, इसका मतलब EEPROM बन जाता है और ये दोबारा से रीप्रोग्राम भी करी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, क्या उसको रैम कहा जाता है, CD-ROM कहा जाता है, ROM कहा जाता है या CPU कहा जाता है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसको ROM कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है परमानेंट मेमोरी को, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस की बात करें, ये होता क्या, तो इसका पहला ऑप्शन आपके पास DVD-ROM, उसके बाद सेकंड है मेमोरी कार्ड, थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास है यूनिवर्सल सर्विसेज बस, फ्लैश ड्राइव्स, USB फ्लैश ड्राइव जिसको कहते हैं, और स्मार्ट कार्ड्स। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसको आपको राइट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, उनके हम यहाँ पे बात करेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, बात करें इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सी रहती है। और मेमोरी की जब स्लाइड्स पहले क्वेश्चन के बाद मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है, रैम होती है, कैच मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप बात करें इन सभी में से, मेमोरी की बात नहीं करें, अगर यहाँ पे हम मेमोरी की बात करते, यानी मेमोरी डिवाइस की बात करते, तो यहाँ पे अगर मेमोरी की बात होती है तो आपको ऑब्वियसली पता था कि जो कैश मेमोरी होती है, कैच मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। लेकिन अब यहाँ पे मेमोरी को छोड़ के अपने इनमें से बताना कि सबसे जो फास्टेस्ट है वो क्या है, वो है रजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट होते हैं। अब रजिस्टर्स की बात करते हैं तो ये आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट किए जाते हैं, स्टोर इसमें डेटा क्विकली होता है, ट्रांसफर डेटा ये क्विकली करते हैं, और इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे ये इमीडिएटली किसको देते हैं, बाय द CPU। किसके द्वारा मिलती है, ये CPU के द्वारा मिलती है, इसीलिए यहाँ पे रजिस्टर को सबसे फास्टेस्ट माना जाता है। बात करें विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। बात करें मेमोरी के लिए, आपने ये जनरेशन के अंदर भी पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी कहा था कि इन डिवाइसेस को, इन जो स्लाइड्स मैंने आपको 65 क्वेश्चन नंबर के बाद दी थी पहले टेस्ट में, उनको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप आपने रिवाइज कर दिया है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर पहली बार मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए। क्या उसका नाम IBM 650 है, IBM 701 है, IBM 7090 है या IBM 360 है। अब यहाँ पे IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, मशीन है। तो इसका जो ऑप्शन आपको सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 31 का।
उसके बाद IBM 65 के बाद यहाँ पे दिया है, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, हर एक पॉइंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और उसको पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने फर्मवेयर के बारे में सुना होगा, अब आप फर्मवेयर से क्या समझते हैं, आप यहाँ पे फर्मवेयर से क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ऑप्शन है कि ये फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉजेज ए कंप्यूटर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क, यानी ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर के अंदर एक या दो टास्क को एक बार परफॉर्म करती है। ऑप्शन सी है यहाँ पे पास ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्री इंस्टॉल्ड इनटू द रीड ओनली मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही यहाँ पे इसको इंस्टॉल करा जाता है, यानी ये प्री इंस्टॉल्ड होती है, इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की। जब वो मैन्युफैक्चरिंग, जब कंप्यूटर को बनाया जाता है उस टाइम पे ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद डी है द पीपल इन्वॉल्व इन द कंप्यूटिंग प्रोसेस को आप फर्मवेयर कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपको सही ऑप्शन आपको इसका देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU, यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर की मेमोरी है जिसके अंदर डेटा प्रोग्राम जो प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और उस डेटा को जो करेंटली उस टाइम पे प्रोसेस हो रहा होता है CPU के अंदर, या CPU जो उनको प्रोसेस करता है। आपके पास ऑप्शन है मास मेमोरी, आपके पास है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपके पास आंसर है वो इंटरनल मेमोरी होता है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी का ही एक क्या रहता है कंपोनेंट CPU भी आपको देखने को मिलता है। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, ये मैंने आपको जब रैम के बारे में, रोम के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे सबसे बॉटम वाली लाइन इसी में थी। अगर आपने स्क्रीनशॉट ली एक बार देख लें फिर आंसर दें। रैम चिप होती है क्या वो रोम रीड ओनली मेमोरी चिप है, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी चिप है, या फिर स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हाउ इज इट पॉसिबल दैट बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेम फ्लॉपी डिस्क। अब यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की भी बात करेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों प्रोग्राम भी और डेटा भी एक ही फ्लॉपी डिस्क पे क्या रहें, स्टोर रहें। ऑप्शन आपको बताना है इसमें से, ये असर्शन बेस्ड इस तरीके से पूछे भी जाएंगे आपको। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर बोथ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम भी और डेटा भी दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ये बोथ कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी मेमोरी डिवाइस, इसीलिए ये दोनों किसी भी डिवाइस के ऊपर स्टोर हो सकते हैं। ए फ्लॉपी डिस्क हैज़ टू साइड्स, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर प्रोग्राम। फ्लॉपी डिस्क की दो साइड होती है, एक तो डेटा के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। फ्लॉपी डिस्क हैज़ टू बी फॉर्मेटेड फॉर वन आर फॉर द अदर, फॉर्मेटेड करना पड़ता है फ्लॉपी डिस्क को एक के लिए या दूसरे के लिए। फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर डेटा नॉट प्रोग्राम, इसका मतलब ये है कि डेटा को ही स्टोर करती है फ्लॉपी डिस्क, प्रोग्राम को नहीं। आर फ्लॉपी डिस्क आर बेटर देन कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें उनसे बेटर रहती है। इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ABCDE में से जो सही आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है वो ए है कि प्रोग्राम एंड डेटा दोनों सॉफ्टवेयर हैं, ये दोनों इसीलिए मेमोरी डिवाइस के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, सेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे आपको बताना, आप हर बार लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर या आप अपने सेलफोन पे सेव करते हो, तो सेविंग्स प्रोसेस से क्या समझते हैं आप। ऑप्शन ए है आपके पास मेकिंग चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेंज करना, या चेंजिंग द अपीयरेंस आर ओवरऑल लुक ऑफ ए डॉक्यूमेंट, या पूरे किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस या उसकी आपको पूरे लुक ही चेंज कर देना, या ऑप्शन सी है कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू ए स्टोरेज मीडियम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये अगर बात करें सेविंग प्रोसेस का मतलब हो तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू ए स्टोरेज मीडियम। अब देखो कभी कभी आपको इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते, आपको याद बता दूं कि प्रोसेस ऑफ के बाद हमेशा जनरली वर्ब की ING फॉर्म लगती है, यानी कॉपी के साथ ING लगेगा, कॉपिंग, चेंजिंग, मेकिंग, यानी इस तरीके से। इसलिए आपका यहाँ पे सिर्फ ट्रिक ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बेसिक इसका पता होना भी ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस और पैरेलल एक्सेस प्रीवियस टेस्ट के अंदर हमने बात करी थी, इनमें से किसके अंदर यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस देखने को मिलता है। क्या वो टेप होती है, क्या वो CD-ROM देखने को मिलेगा, CPU या DVD-ROM आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको टेप देखने को मिलेगा। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, ये एक डेटा स्टोरेज की क्लास रहती है, यानी सीक्वेंशियल एक्सेस ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो यहाँ पे क्या करता है, रीड करता है डेटा को, सीक्वेंस वाइज उसको रीड करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस जो डिवाइस होती है ये मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर फॉर्म की जाती है, यानी यहाँ पे ये किस तरीके से, इसकी एग्जांपल आपको अभी देखने को मिल गई, टेप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, इफ़ ए मेमोरी चिप इज़ वॉलेटाइल इट विल, अगर मेमोरी की चिप वॉलेटाइल हो इसका मतलब पावर ऑफ, तो मेमोरी कंटेंट जो भी है वो पूरा का पूरा इरेज्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए है बी यूज फॉर डेटा स्टोरेज ओनली, नहीं।
एक्सप्लोड इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स, ऐसा हमने कभी अभी तक पढ़ा नहीं। बी यूज टू बोथ रीड एंड राइट डेटा, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद लूज इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न ऑफ, अगर बिजली चला गया तो वो अपना पूरा कंटेंट को लूज कर देगा। तो ये सही लग रहा है, इसके लिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। 39 की बात करें, स्टोरेज मीडिया सच एज ए CD रीड, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन, जो स्टोरेज मीडिया होते हैं जैसे आप कॉम्पैक्ट डिस्क जो करती है रीड एंड राइट को इन्फॉर्मेशन को करती है, वो इनमें से क्या यूज़ करती है? क्या वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को यूज़ करती है, मैग्नेटिक डॉट्स को यूज़ करती है, या लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट का यूज़ करती है? इन सभी को यूज़ करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोरेज जो मीडिया होती है, जैसे आप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन जो करती है, सच एज CD, जो क्या करती है, रीड और राइट करती है इन्फॉर्मेशन को किसके थ्रू? ए लेज़र बीम ऑफ रेड लाइट के थ्रू करती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 40 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, अगर बात करें एक डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या उस प्रोसेस को डाइसिंग कहा जाता है? क्या उस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है? क्या उसको अलॉटिंग कहा जाता है? क्या ट्रैकिंग कहा जाता है या क्रैशिंग कहा जाता है? जो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। उसके बाद 41 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है, और ये मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ। ऑप्शन आपके पास कैच क्या सेकेंडरी है? नहीं, ये प्राइमरी है। उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? आप बोलोगे वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब मैन मेमोरी यानी प्राइमरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। CD-ROM की बात करें, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की बात करें, तो क्या ये है? ये सेकेंडरी डिवाइस है, ये भी सेकेंडरी डिवाइस है। अगर बात करें DVD की बात करें, तो ये भी आपके पास सेकेंडरी डिवाइस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले DVD की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए, पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है इसको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है, तो वो आपको देखने को मिलेगा बोथ A एंड B, क्योंकि कैच भी यहाँ पे प्राइमरी है और रैम भी यहाँ पे आपको प्राइमरी स्टोरेज देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42 की यहाँ पे बात करें, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी यूनिट? क्या वो KB है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है या पेटाबाइट है? तो आपको यहाँ पे बताना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन A आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने कई बार देखा भी होगा किस तरीके से, और इसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया था, और वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट मेमोरी साइज यूनिट कौन सा है? वो होता है पेटाबाइट। इसके बाद भी आपको देखने को मिलता है यूटाबाइट वगैरह, लेकिन अभी इस ऑप्शन के अंदर पेटाबाइट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, और इससे आपको समझना है कि ये वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। अगर बात करें वर्चुअल मेमोरी की बात करें, ये क्या ऑप्शन A है, क्या ये रैम के अंदर लोकेटेड होती है, या ये एक ऐसी बैकअप डिवाइस है जो फ्लॉपी डिस्क के लिए बनी हुई है, या मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क विच इज़ यूज्ड बाय CPU, यानी हार्ड डिस्क की मेमोरी जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि वो रैम को एक्सटेंड कर पाए, यानी फॉर द एक्सटेंडेशन ऑफ रैम। यहाँ पे जो मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की जो CPU के द्वारा यूज़ की जाती है उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। या फिर वर्चुअल मेमोरी जो होती है नीड्स व्हेन देयर इज़ नो एंड, यानी यहाँ पे देयर इज़ नो एनी रोम इन कंप्यूटर, अगर बात करें जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी रैम नहीं हो या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ये 5 हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका सही आंसर आपको C देखने को मिलेगा। इसका मतलब वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क की ये मेमोरी है, ये CPU के द्वारा यूज़ करी जाती है ताकि जो रैम को एक्सटेंड करा दिया है उसको आप वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, A and dash dash is a set of programs designed to manage the resources of a computer, including starting the computer, managing programs in computer, managing memory in computer and coordinating tasks between input and output devices in computer। इनमें से कौन सा है? क्या वो कंपाइलर है, क्या वो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, क्या इंटरफेस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम designed to manage the resource of a computer, include starting the computer, managing programs, managing memory and coordinating tasks between input and output devices। उसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन D ऑपरेटिंग डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, प्रोग्राम्स रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इन ए कंप्यूटर बाय। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर करवाएगा। प्रोग्राम्स रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है, असेंबली लैंग्वेज कौन से जनरेशन के अंदर यूज़ करी जाती है, तो ये आपको बताना है। ये मशीन लैंग्वेज जो क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज के अंदर, वो क्या कौन करता है? क्या वो कंपाइलर करता है, क्या वो असेंबलर करता है, क्या वो प्रोसेसर करता है, इंटरप्रेटर करता है, ये सभी करते हैं। तो इसका जो आपको सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो असेंबलर होता है। यानी असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। असेंबलर प्रोग्राम जो होता है जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर मीन्स यहाँ पे क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है।
अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है जो यहाँ पे कन्वर्ट, जैसे कंपाइलर क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है कहाँ से, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, तो वो कंपाइलर है। आपको याद रखना है कि कंपाइलर ट्रांसलेट से प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर की बात करें तो इसकी हमने बात करी कि जो असेंबली लैंग्वेज को होता है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ये एज ए एजेंट काम करता है किसके बीच में, एक हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, ये ऑपरेटिंग एक एज ए एजेंट काम करता है। ऑब्जेक्ट कोड की बात करें तो ये पूछा गया एक एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं, उन्हें आप ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, उनको सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। 46 की बात करें, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर को आप जब बूट अप करते हैं उससे क्या है, बूटअप सिस्टम से आप समझने की कोशिश करेंगे, इससे भी लगभग आप 4 से 5 क्वेश्चन आप समझेंगे। अब बूटअप की बात करें, बूटअप आप यानी व्हाट हैपन्स क्या होता है, क्या वो पीसी जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, या पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंपाइल हो जाता है, या पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है वो कॉपी हो जाता है डिस्क से मेमोरी में। बात करें पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी ऑन टू डिस्क, या जो मेमोरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन होता है वो कॉपी डिस्क के ऊपर हो जाता है, या डिस्क में ऑप्शन सी में और उसके ऊपर। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 46 का, वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर को स्टार्टिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये स्टार्टअप सीक्वेंस के लिए इसके अंदर क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको टर्न ऑन किया जाता है कंप्यूटर के, और तभी उसी से क्या होता है, जो कंप्यूटर क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो ऑन होता है। आप इसको एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और उसको बाद इसको समझने की कोशिश भी करें। इसकी आपको 2 बूटिंग्स देखने को मिलती हैं, एक तो है कोल्ड बूटिंग, क्वेश्चन इस पे बनता है, और एक तो है वार्म बूटिंग। अब आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कोल्ड बूटिंग प्रोसेस है और वार्म बूटिंग प्रोसेस है। स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा पढ़ लें। अब यहाँ पे कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के अंदर क्या है, जो कोल्ड बूटिंग होती है वो हार्ड बूटिंग होती है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर, और अगर बात करें वार्म बूटिंग जो होती है उसको आप सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको बनता है, आप इसकी एक बार पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक बार इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप फिर से पढ़ने की भी कोशिश करना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डेल्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डेल्ट करता है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लिनक्स, यूबीयू, एनटीयू, डिबगर, इंटरप्रेटर, डिबगर, डिस्क क्लीनर, कंपाइलर या यूनिक्स, एमएस विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, या लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स, उबुंटू, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस विंडोज़। इसमें से आपको एक बार ध्यान से देखें और फिर बताएं कि इनमें से कौन से ऐसे यहाँ पे ग्रुप है जो डायरेक्टली डेल्ट करता है किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है या डी है। तो इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा 47 का, वो आपको मिलेगा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है वहाँ पे आपको उसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनको देखेंगे, वहाँ पे आपको ये अच्छे तरीके से वहाँ पे बताए गए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से इसमें से वहाँ पे ये बताएं, जैसे एमएस विंडो भी है। उसके बाद आपको वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, सेटअप इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताई जाती है कि किस तरीके से उसको स्पेशल वर्क को परफॉर्म करना है, उसको क्या कहते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म एनी स्पेशल वर्क इज कॉल्ड, क्या उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, क्या उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्या प्रोग्राम कहा जाता है, ट्रांसलेटर कहा जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बिलोंग टू, इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके कैटेगरी के साथ एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो बिलोंग करता है। क्या वो एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है, क्या वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो ऑफिस सूट है, क्या वो बिजनेस सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो सिक्योरिटी यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ए डैश डैश बैकअप कंटेंट्स ए कॉपी ऑफ एवरी प्रोग्राम, डेटा एंड सिस्टम फाइल एंड ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा है कि बैकअप, क्या वो हाफ बैकअप रिस्टोर है, मीन्स जो क्या करता है पूरे प्रोग्राम, पूरे डेटा और पूरे जो फाइल सिस्टम होती है कंप्यूटर में उसको क्या करता है, बैकअप कर देता है। क्या बूटस्ट्रैप कर लेता है, या फुल बैकअप करता है, या रिस्टोरेशन करता है, लॉगिंग ऑफ या कोल्ड बूटिंग करता है। तो जो फुल बैकअप होता है वही इन सभी चीज़ों को क्या करता है, बैक करता है, वापस करता है। उसके बाद यहाँ पे 51 की बात करें, रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज। अब यहाँ पे आपको मेरे को बताएं, अभी हमने कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बारे में पढ़ा था, अब बताएं कि रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट ऑलरेडी ऑन, जो पहले से ही ऑलरेडी है, क्या उसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त लगेगी, उसको क्या कहा जाता है, क्या शटडाउन कहा जाता है,
क्या कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, क्या लॉगिंग ऑफ कहा जाता है, वार्म बूटिंग कहा जाता है, या किक स्टार्ट, किक के साथ स्टार्ट करना, ऑपरेट करना। इसका जो आपको सही आंसर आपको 51 का देखने को मिलेगा वो डी मिलेगा। उसको आप कहते हैं वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या करती है, किसको रेफर करती है, रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट ऑलरेडी ऑन इज ऑन, दैट ऑलरेडी इज ऑन। इस तरीके से इसकी डिफिनेशन आप बना सकते हैं। वार्म बूटिंग रेफर्स टू ए रिस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर दैट ऑलरेडी ऑन। ऐसा कंप्यूटर जो पहले से ऑन है उसको दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए आप वार्म बूटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर से समझते क्या हैं आप, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, क्या ये किसी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की, या सेट आर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर की, या कोई कंप्यूटर का कोड है, या फिर बोथ सी एंड डी है। आपके लिए जो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का होगा वो आपको सी देखने को मिलेगा। ये सेट आर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कोई स्पेशल टास्क वो परफॉर्म करे अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, एक बार डेफिनेशन को मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके अंदर डेटा की इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ डेटा है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और एग्जीक्यूट स्पेशल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये हार्डवेयर के अपोजिट में होती है, तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ये यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेंगे। ये मिडलवेयर क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बीच में रहता है उसको आप मिडलवेयर कहते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या कहता है, जो कंप्यूटर क्या करता है, ऐसी डिवाइसेज जो ऑपरेट करती हैं और फेरिफेरल्स को, उसको आप क्या कहते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कैन बी फाउंड आर वेंडर वेबसाइट। वेंडर का मतलब होता है जो मार्केट में आपको देखने को मिलता है, वो सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर। अब यहाँ पे फ्रीवेयर होता क्या है, जो आपको मार्केट के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री मिले उसको आप फ्रीवेयर कहते हैं। बात करें क्या इसके साथ आप इंस्टेंट मैसेजिंग, एडोब रीडर एंड द गूगल टूल बार यहाँ पे फ्रीवेयर के एग्जांपल है। लिनक्स एंड विनज़ेप क्या आपको फ्री नहीं, क्योंकि लिनक्स की बात करें ये ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लांट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। फाइल शेयरिंग एंड शेयरवेयर आपको देखने को मिलेगा, इनमें से कोई भी नहीं। जो आपको सही आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 53 का देखने को मिलता है वो ए है। इसके थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, एडोब रीडर है इसका, और गूगल टूल बार भी इसकी एग्जाम्पल है फ्रीवेयर की। ये आपके पास फ्रीवेयर है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे मैंने सभी वो लिख दिया है जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, ऑल द कैरेक्टर्स दैट ए डिवाइस कैन यूज़ इज कॉल्ड। ऐसे कैरेक्टर जो एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या उनको स्किल सेट कहा जाता है, या कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कहा जाता है, कैरेक्टर कोड्स कहा जाता है, कैरेक्टर सेट कहा जाता है, या इनमें से सभी इनको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ बग इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। अब कंप्यूटर बगिंग क्या होता है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, और यहाँ से आप रिवाइज करेंगे, बग वाला जो टॉपिक है वहाँ से रिवाइज हो जाता है। अब ऑप्शन है कि बग क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, ए प्रोग्राम विच इज़ यूज फॉर गेटिंग आउटपुट। ऐसा प्रोग्राम है जो आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर एक ऐसा एरर है प्रोग्राम के अंदर जो क्या करता है, फंक्शनिंग को डिबेयर करता है। अब आप में से कई ज़्यादा लोगों को ये डिबेयर का मतलब समझ नहीं आता, इसका मतलब होता है स्टॉप करता है, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को स्टॉप करता है। या ऑप्शन सी है यहाँ पे, मैग्नेटिक डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइस को आप बग कहते हैं, या एक वायरस जो कंप्यूटर के अंदर है उसको आप बग कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसका आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कैसा एरर होता है जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। ये यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर बग की पूरी यहाँ पे क्या है, एक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डीबगिंग क्या होता है। डीबगिंग स्टार्ट्स आफ्टर द कोड इज रिटन एंड कंटिन्यूस इन द स्टेजेस। ये क्या करता है, उसको बग को आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर करता है, यानी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इधर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स बिफोर यूजर डू, उसको क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द एप्लीकेशन रन। ऐसा एनवायरनमेंट माहौल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन रन होती है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है आपके पास, इट हेल्प्स द यूजर टू डायग्नोज द ट्रबल शूट द डिवाइस, या ऑल ऑफ दिस, या ओनली ए एंड बी। इसका जो आपको क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर देखने को मिलेगा, ओनली ए एंड बी। क्या देखने को मिलेगा, ओनली ए एंड बी आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। एक एप्लीकेशन रन करने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है, और इंटरनल रिसोर्सेज को हेल्प करने के लिए ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट। जो कंप्यूटर को अंदर से इनपुट नहीं दे सकता, इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस बंदे की मदद कर सकता है। क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, क्या वो ऑडियो डिजिटाइजर है, क्या वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, या सिंथेसिस है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सपोज करो जो बंदा जिसके हाथ नहीं है वो किस तरीके से कंप्यूटर को इनपुट देगा, थ्रू स्पीच, यानी वो बोल के देगा, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग। अगर बात करें अकाउंटिंग के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। क्या वो पावर पॉइंट है,
क्या वो वर्ड परफेक्ट है, क्या वो टैली सॉफ्टवेयर है, क्या वो सभी के सभी यहाँ पे पावर पॉइंट, वर्ड परफेक्ट, टैली, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे? यहाँ पे आपके पास व्हाट इज टैली, ERP9 क्या है? ये एक इंडिया का ऐसा पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। दूसरी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप इत्मीनान के साथ बाद में पढ़ें। डिवाइसेस, क्वेश्चन नंबर 59, डिवाइसेस दैट इंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। ऐसी डिवाइसेस जो इन्फॉर्मेशन को इंटर करती है और आपको अलो करती हैं कम्युनिकेशन, आपको कंप्यूटर के साथ आपका कम्युनिकेशन अलो करती है, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? क्या वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या वो हार्डवेयर है, या इनपुट डिवाइसेस हैं, या सभी के सभी हैं? इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, ऐसी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है जो इन्फॉर्मेशन को इंटर भी करती है, उसके बाद आपको ये कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर के साथ अलो भी करती है, उनको आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विच पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर गार्ड्स अगेंस्ट हैकर्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी कौन सी पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हैकर्स के कंप्यूटर सिस्टम को। हैकर को मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट करती है। क्या वो एंटीवायरस है, क्या वो फायरवॉल है, क्या वो AUP है, क्या वो बैकवर्क विजर्ड है, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका जो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक फ्रीमवेयर है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है नेटवर्क को, उसको प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो आपकी डिवाइस से होती है। इसके अंदर आप सेट ऑफ रूल्स कुछ होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं उन थ्रेट्स को, और उसके बाद उन थ्रेट्स को ब्लॉक भी करते हैं। ये एक एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट माना जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपकी रैपिड रिवीजन, देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे काफ़ी लेक्चर लंबी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखें कि आप इसी एक मैराथन से, यानी सेट ऑफ टेस्ट से आप 4 यहाँ पे कंप्यूटर के मेजर टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, यानी 1 और 1.5 घंटे के अंदर आपकी 4 चैप्टर्स की रिवीजन हो रही है। क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है? हमेशा हम नेगेटिव साइड ही क्यों देखें, पॉजिटिव भी देखें। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इनको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी रिवाइज़ कर पाएँ। और आप सभी को पता है कि इन स्लाइड्स को बनाने में क्या आप सोचते हैं, क्या मुझे 1 घंटा लगा होगा, 2 घंटे लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे? मैक्सिमम 10 से 12 आवर्स लगते हैं इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में। पहले स्लाइड्स को प्रिपेयर करो, फिर फॉन्ट को प्रिपेयर करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर शेयर करो, ये काफ़ी है। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? क्या एक दूसरे के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, इनकरेज नहीं कर सकते? थोड़ा सा फीडबैक दें ताकि मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बफर कमांड। अब ये बफर कमांड क्या होती है, पहले ऑप्शन देखते हैं। बफर कमांड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज, जहाँ पे कमांड्स को रखा जाता है। इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ बफर्स कैन स्पीड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट ओनली टू ए सर्टेन लिमिट, यानी जो अगर आप बफर कमांड को इंक्रीज करेंगे वो क्या करेंगे, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते हैं उनकी स्पीड को बढ़ा देगी, लेकिन कुछ ही लिमिट तक। अगर बात करें इन DOS की बात करें, इन्वायरमेंट की, DOS इन्वायरमेंट की बात करें, इसको टेम्पलेट कहा जाता है। या बफरिंग इज डन टू कोप विद डिवाइसेस स्पीड मिसमैच, जब स्पीड मिसमैच हो जाती है डिवाइसेस के अंदर, उस टाइम पे बफरिंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, इसका मतलब जो दूसरी होंगी वो सभी के सभी इसके लिए ट्रू होंगी। तो इससे यहाँ पे आपको बफर कमांड भी समझ आ जाना चाहिए। तो 61 का जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, ये यहाँ पे ट्रू नहीं है। इट डज नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ बफर्स, मीन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बफर्स कैन नॉट स्पीड अप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और ये अनलिमिटेड लिमिट होती है इसकी। A, C और D इसका सही है, और आप इसको लिख लेना तो बफर कमांड क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इसके साथ किसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है इनमें से? क्या हार्ड डिस्क का रहता है, क्या माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी कहते हैं, मोडम का रहता है, कीबोर्ड का रहता है, या इन सभी का रहता है? तो आप मुझे बताएं इनमें से किसका रहता है। तो ऑप्शन 62 का जो सही है वो आपको ऑप्शन बी मिलेगा, इंटीग्रेटेड चिप जो होती है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे आपको इसका सही आंसर देखने को मिलता है। उसके बाद 63 की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस की एग्जाम्पल है? क्या वो CPU है? आपको पता है कि CPU प्रोसेसिंग करता है। क्या वो स्पेशल फंक्शन कार्ड्स है? क्या वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं? क्या ये सभी हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर आपको ऑल ऑफ द अबाउट डी मिलेगा। अब CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइस है। स्पेशल फंक्शनल कार्ड्स भी यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो ग्राफिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसीलिए यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबाउट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द मदरबोर्ड। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो पूरी तरीके से मदरबोर्ड को डिफाइन करती है? A motherboard is a circuit board that houses peripheral devices. Motherboard works as same as the chip. Motherboard is printed circuit board that contains a CPU and other chips.
मदरबोर्ड इज द फर्स्ट चिप दैट इज एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सही तरीके से मदरबोर्ड को डिफाइन करती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता तो ये छोटी सी लाइन आप याद रखें कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर CPU और दूसरी चिप्स कंटेन करी होती है। अब यहाँ पे आपके पास मदरबोर्ड की पूरी डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इसको प्रिपेयर करें और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कंपोनेंट है सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, वो कंटेन करती है। क्या वो सिस्टम यूनिट है, क्या वो मदरबोर्ड है, क्या वो पेरिफेरल है, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो आपको सभी को पता, पिछली टेस्ट के अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया था। तो 65 का ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिस्टम यूनिट ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंटेन करता है कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज कैरिड बाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको आई होप कि आपको मैक्सिमम कंफ्यूज करेगा। क्या ऐसा कौन सा इन्फॉर्मेशन यूनिट है जो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाता है और किस इन्फॉर्मेशन जो होती है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किसके थ्रू जाती है। क्या वो कंट्रोल बस के थ्रू जाती है, डेटा बस के थ्रू जाती है, एड्रेस बस के थ्रू जाती है, जिप ड्राइव के थ्रू जाती है। इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है डेटा, एक यूनिट से दूसरी यूनिट, इट मीन इन्फॉर्मेशन। तो डेटा बस के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक यूनिट से दूसरी यूनिट जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सपांशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सी ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो क्या करता है, एक्सपांशन कैपेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। क्या वो सॉकेट्स होते हैं, क्या वो बेस है, क्या वो बाइट्स हैं, क्या वो स्लॉट्स हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा स्लॉट्स, आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप एक बार इन सॉकेट्स की, बेस की, बाइट्स की और स्लॉट्स की डेफिनेशन ज़रूर देख लें। ये आपके लिए टास्क है। इसको क्यों रखा है, क्योंकि अक्सर पूछे कम जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो एनालिसिस करा उसके बाद मैंने इसको नहीं इंक्लूड करा है। उसके बाद 68 की बात करें, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर। अगर आपने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है तो मैंने आपको इसको चैप्टर के तरीके से मेंशन करके बताया था कि आपको टेस्ट में पूछा जाएगा। आप मुझे बताएं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या सुपर कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। वो क्या है, 68 का यहाँ पे आपको माइक्रो कंप्यूटर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 69 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है। क्या वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, क्या वो एप्पल सेकंड है, या कोमोडोरो PET है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है 69 का, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया, IBM इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर। अब कौन सी इनमें से स्टेटमेंट सही है, ये आपको असर्शन बेस भी पूछी जा सकती है। ये आपके कंप्यूटर के नॉलेज को चेक करेगा। ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में है। ये पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन इसलिए किया जाता ताकि वो क्या करे, मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। एक इंडिविजुअल की कंप्यूटिंग नीड और डिपार्टमेंट की कंप्यूटिंग नीड को फुलफिल करता है। पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, खाली एक इंडिविजुअल की कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा करता है। या ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ डिपार्टमेंट, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटिंग नीड्स को फुलफिल करता है। या फिर वो क्या करता है, टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ कंपनी, या किसी सिटी की जो यहाँ पे क्या है मीन्स रिक्वायरमेंट, उनको फुलफिल करता है कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट को। तो आपको पता है PC अपने आप में ही एक पर्सनल, इट मीन्स ये रिलेट करता है इंडिविजुअल के साथ। सर इंडिविजुअल भी है इसमें, तो क्या डिपार्टमेंट के साथ नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर भी इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल के ही साथ। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद 71 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर रेफर्स टू ए कंप्यूटर in which the power supply, motherboard and other mass storage device are stacked on top of each other in a cabinet। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार पढ़ना है, इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल है पर्सनल कंप्यूटर का जो कंप्यूटर को रेफ़र करता है, जिसके अंदर आपको पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और दूसरी जो मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगी उसके टॉप पे। ये सपोज करो ये है, इसके टॉप पे ये चीज़ें आपको सारी देखने को मिलती हैं। इनमें से कौन से, क्या वो डेस्कटॉप मॉडल है। आपने पढ़ा होगा, आपको दो टाइप के मॉडल आपको देखने को मिलते हैं, डेस्कटॉप और एक टावर मॉडल। क्या ये दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा 71 का, वो आपको बी टावर मॉडल कहते हैं। ये आपके पास डेस्कटॉप मॉडल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और टावर टाइप सिस्टम यूनिट या मॉडल है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। अब आप बताएं द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी प्रोग्रामिंग के लिए वो कौन सी है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। आप मुझे बताएं क्या वो कोबाल है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोबाल से आप क्या समझते हैं, यानी जो कोबाल है क्या समझते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये यानी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की गई थी। इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सी लैंग्वेज या C++ आपको देखने को मिलेगी, या फिर फोर्ट्रान। अब यहाँ पे फोर्ट्रान एक फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको बताना है कि कौन सी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप करा गया था प्रोग्रामिंग के लिए। यानी इसका 72 का आपको सही आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। इसको कहते हैं फोर्ट्रान इज़ द फर्स्ट यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो जॉन बेकस के द्वारा यहाँ पे 1956 के अंदर इसको क्या करा गया था, डेवलप करा गया था।
इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप इतना याद रखें। अब यहाँ पे द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, जब पिक्सल की बात करते हैं ना, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक प्रोग्राम की, ये एक एल्गोरिथम की, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको चार्ट कहा जाता है? क्या उसको सेल्फ चार्ट कहा जाता है? क्या फ्लो चार्ट कहा जाता है? मिक्स चार्ट कहा जाता है? इनमें से कोई भी नहीं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोग्राम की होती है या किसी एल्गोरिथम की होती है, उसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पज़? अभी मैंने आपको बताया, बिना देखे आपको बता देना चाहिए, कोबाल। अब यहाँ पे फोर्ट्रान क्या होता है, कोबाल क्या होता है, पास्कल क्या होता है, इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रिपेयर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिवेलप्ड कंप्यूटर लैंग्वेज जावा? जो कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है, इनमें से किसने उसको बनवाया है? क्या वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको बता दूं, सन माइक्रो सिस्टम एक ऐसी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जावा लैंग्वेज को क्या करा है, डेवलप करा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, ए सिंटैक्स इज ए सेट ऑफ सिंबल्स, कीबोर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट। अगर आपको इसमें से पता लग गया तो आपको सिंटैक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको पता लग जाएगी। कह रहा है कि एक सेंटेंस सेट ऑफ सिंबल्स होता है, कीवर्ड्स होता है और सेट ऑफ रूल्स होता है टू कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट करता है? क्या वो कंप्यूटर प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है? ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसको मैंने खुद से डिज़ाइन, सभी क्वेश्चंस को मैक्सिमम मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो आपको देखो फिर से मैं रीड करके बता रहा हूँ। ए सिंटैक्स इज ए सेट ऑफ सिंबल्स, कीवर्ड्स एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबाल एंड जावा आर एग्जांपल्स ऑफ। क्या वो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं? क्या वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं? क्या वो सिस्टम प्रोग्रामिंग है? क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। अब देखो यहाँ पे 4 चैप्टर को मैंने यहाँ पे लगभग 81 क्वेश्चंस के अंदर क्या करा है, कंटेंट करा है। और 81 का जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? क्या बेसिक, क्या फोर्ट्रैन, क्या कोबाल, पास्कल, या इनमें से कोई भी नहीं? 78 का आंसर आपको देखने को मिलेगा। जो फोर्ट्रान होती है ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ लें। उसके बाद 79 की बात करें, यहाँ से आपका कंप्यूटर का पूरा जो नॉलेज निचोड़ा जाएगा। आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। एक बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार मैं इसके बारे में आपको पढ़ा गया हूँ। पेटाबाइट पहले आता है, किलोबाइट फिर होता है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ऑप्शन बी है किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट या गीगाबाइट। मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या पेटाबाइट है। ऑप्शन डी है आपके पास, पहले किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर पेटाबाइट आता है, फिर टेरा और फिर गीगाबाइट आता है। ऑप्शन ई है आपके पास, पहले किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है और फिर पेटाबाइट आता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी सही सीक्वेंस है। तो 79 का यहाँ पे आपको ऑप्शन ई की जो है वो सही सीक्वेंस है। एक बार आप ये वाला पोर्शन देख लें, ये आपकी सही सीक्वेंस है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज जो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये भी बता दूंगा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। शुरू में मैंने पहले टेस्ट के अंदर बताया कि 4 बिट्स को निबल कहते हैं, 8 बिट्स को बाइट कहा जाता है। उसके बाद किलोबाइट यहाँ पे 1024 बाइट को कहते हैं, मेगाबाइट को 1024 किलोबाइट को कहते हैं। इस तरीके से आपको बताना है कि 4 बिट्स को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको निबल कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज की इसके अंदर कम से कम आपने 500 क्वेश्चन देखे हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। अब ये कौन सी है, इसकी क्या है आपको बताना। क्या 1040 MB है, 1.44 GB है, 1.40 GB है, 1.45 MB है या 1.44 MB है? इसका आंसर जो भी होगा वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जाती है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ाया और अभी भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने आपको ये पढ़ा के आ रहा हूँ, ये आपको बता के आ रहा हूँ। देखते हैं आपका फोकस कितना है। आप ज़रूर इसके साथ साथ अपने स्कोर आउट ऑफ 80 क्या स्कोर रहा आपका, ये आप ज़रूर अपने मेंशन करें और फीडबैक दें। हाउ वाज दिस, कि आपके चारों के चारों लेक्चर्स आपके रिवाइज हुए या नहीं हुए, आप प्लीज़ एक बार ये मेंशन ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ होगा, आप खुश हैं क्योंकि आप सभी के सभी क्या है, डायमंड्स। यू ऑल आर डायमंड्स। सो थैंक यू वेरी मच डियर पियर्स, और आप सभी का कोऑपरेशन इसी तरीके से बना रहे। एक बार फिर से इस लेक्चर को धुआंधार तरीके से शेयर कर दें, ज़ोर शोर के साथ शेयर कर दें और डंके की चोट पे शेयर कर दें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक मटेरियल टू यू फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। बिकॉज ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को हेल्प कर, इसके अंदर आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए आप भी ज़रूर इसकी हेल्प करें। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट।